भाजपा ने मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का लगाया आरोप। दिल्ली स्थित एम्स में आज से स्वदेशी कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए जांच की प्रक्रिया शुरू। 18 से लेकर 55 आयु वर्ग के 100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। भारत में 7 लाख मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुए 1,44,00,000 से भी ज्यादा। 6,04,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित। और खेलों में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराकर एफए कप के फाइनल में बनाई जगह। 1 अगस्त को फाइनल में आर्सेनल से होगा मुकाबला। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार जीती हंगरी ग्रां प्री। किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत के शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां उच्च न्यायालय में बागी कांग्रेस विधायकों के मामले की सुनवाई जारी है। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने अपने खिलाफ विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने से संबंधित विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी है। कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश की थी। इन नेताओं को पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बीटीपी विधायकों के साथ ही 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो वहीं भाजपा ने इस मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में राम जन्मभूमि के नीचे मिले अवशेषों के संरक्षण की मांग वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले के बाद इस तरह की याचिका दायर करने की कोई वजह नहीं दिखती है। और बड़ी खबर, कोरोना के ऊपर नियंत्रण से जुड़ी हुई। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के मानव परीक्षण की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से लेकर 55 साल के आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा। दूसरी शर्त यह भी है कि वो कोविड-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए। परीक्षण में दिल्ली एनसीआर के लोग ही शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनके लिवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शिरकत करने वाले लोगों पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी भी रखेंगे। कोरोना के वैक्सीन ट्रायल के हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से भी अधिक लोगों ने संपर्क किया है। 850 ईमेल और 500 से ज्यादा मैसेज भी मिले हैं। कुछ लोगों ने कॉल करके भी संपर्क किया है। गौरतलब है कि कुछ लोगों को जांच के लिए आज बुलाया गया है। जांच के बाद पहली बार में सिर्फ 5 लोगों पर ही वैक्सीन का परीक्षण होगा। इस बीच कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर कम करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम को ICU नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरों के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के चिकित्सक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे। अब तक 11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ICU का प्राथमिक उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों और उपचार के श्रेष्ठ तरीकों से सीखकर कोविड-19 मृत्यु दर को कम करना है। परामर्श सत्र लगभग 2 घंटे चलता है। इस दौरान कोविड मरीजों के प्रबंधन संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा होती है।
देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कर 7 लाख से भी ज्यादा मरीज इस बीच ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7 लाख 86 मरीज ठीक हो चुके हैं और वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,000 से ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से मरीजों की ठीक होने की दर 62.61% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 27,497 लोगों की मौत हो गई है। भारत विश्व में न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में प्रमुख रूप से शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर चिकित्सा इंतजाम की बदौलत भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर बाकी तुलना में 2.5% से भी कम है। ये 2.45% दर्ज की गई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए। अब तक 1,40,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,268 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी तथा 378 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। और उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाकों में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इन चारों थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यहाँ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी में बाहर से आने वालों या यहां से जाने वाले लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को अपने पास परिचय पत्र रखना जरूरी है। और वहीं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण एक प्रार्थना स्थल सहित कुल 8 रिहायशी इमारतों की पहचान कर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी 26 जिलों के लिए 2 बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस और 1 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस मुहैया कराने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 90 नए मामले सामने आने के बाद कुल सक्रिय मामले 455 हो गए हैं, जबकि 282 लोग इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कल अरुणाचल की कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पूर्ण लॉकडाउन को 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ईटानगर और नगर लागून क्षेत्र आता है। और महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बीती 13 जुलाई को 10 दिन के लिए 2 चरणों वाला लॉकडाउन लगाया गया था। 23 जुलाई तक प्रभावी रहने वाले इस लॉकडाउन का कल दूसरा चरण शुरू हो गया। इस फेज में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही खुल रही हैं। इसके साथ ही ई-कॉमर्स डिलीवरी को भी अनुमति मिल गई है। वहीं 10% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों और 15% स्टाफ के साथ IT कंपनियों में भी कामकाज शुरू किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल, सार्वजनिक परिवहन, निजी बस सेवा, सैलून और स्पा 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। और उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में लगातार बारिश के कारण गोरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कल रात जिले के बांगपानी तहसील में देर रात बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन लापता लोगों को तलाशने के काम में जुट गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों को सहायता राशि भी मुहैया कराने को कहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के 2 दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट से मतलब है कि आपदा प्रबंधन और स्थानीय अधिकारी किसी भी आपदा के नियंत्रण के लिए तैयार रहें।
और बारिश और बाढ़ के कहर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ नदियों में पानी का स्तर कम हुआ है। बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। भूस्खलन के कारण असम में इस साल 24 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 110 हो गई। असम में बाढ़ से 24 जिले के 2400 गांव प्रभावित हैं। ग्वालपाड़ा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद बारपेटा, मोरीगांव और धुबरी जिलों में करीब 3-3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 8 जिलों में कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगभग 1,12,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। राज्य में 301 राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बाढ़ प्रभावित जिले मोरीगांव का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने असम की बाढ़ और कटाव संबंधी समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गुवाहाटी के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने उत्तर पूर्व भारत में बारिश का अनुमान जताया है, जिसमें बाढ़ की स्थिति पर और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर आज इस संकट परिस्थितियों का साथ असम की जनता को मुकाबला करने के लिए हम लोग मदद देते आए हैं। असम की बाढ़ और भूकटाव ने इस बार काफी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। असम सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप में फूड आइटम जनता को देना, बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखना, सारी चीजों पर निष्ठा से असम सरकार लगी हुई है। और बिहार में बाढ़ के कारण 8 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कल कई जगहों पर हल्की से लेकर भारी बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी लाल निशान से ऊपर है। बाढ़ के कारण राज्य के 153 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कल आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 8 लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में अब तक 120 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो चुकी है। राज्य में 7 राहत शिविरों में लगभग 3,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 12,000 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ में हिरण बह कर के आ रहे हैं, जिसे वन विभाग टीम गठित कर बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और भागलपुर में बारिश या गरज के साथ आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। पंजाब नेशनल बैंक CS अभियान के तहत पूरे देश भर के ब्रांच के जरिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटेगा। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड की लड़ाई से सबको साथ लेकर ही जीता जा सकता है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि कल एम्स में प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करके दिल्ली पुलिस ने मिसाल पेश की है। अगली खबर, केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के प्रति जागरूकता के कारण देश में इस बार खरीफ फसलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर नामांकन हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं।
बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरी फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। किसानों को किसी भी अप्रत्याशित आपदा के कारण बुआई में आने वाली परेशानी से बचाव के लिए जल्द से जल्द योजना में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। फरवरी 2020 में भारत सरकार ने फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कुछ पिछली चुनौतियों से निपटने के लिए PMFBY के पुनः निर्धारण को मंजूरी दे रखी है। सरकार ने योजना को सभी किसानों के लिए खरीफ सीजन 2020 से स्वैच्छिक कर दिया है। इससे पहले सभी ऋणदाता किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। अब ऋण बकाया वाले किसान नामांकन की कट ऑफ तारीख से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक साधारण घोषणा पत्र देकर योजना से खुद को अलग कर सकते हैं। भारत सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए काफी गंभीर है। किसानों के लिए परेशानी मुक्त नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बैंकों, बीमा कंपनियों, कॉमन सर्विस सेंटर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और ग्राम स्तरीय 29,275 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। केंद्र प्रेरित योजनाओं के प्रचार प्रसार का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। खरीफ फसल 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर से भारी तादाद में किसानों के पंजीयन की खबरें आ रही है। उम्मीद की जाती है कि किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन के बाद वक्त बेवक्त अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो केंद्र द्वारा निर्धारित की गई राशि और मापदंडों के तहत उनको उचित मुआवजा देने का काम होगा। सरकार की इस पहल से न केवल किसानों के लिए एक बड़ा वरदान बनेगा, बल्कि मुसीबत के वक्त किसानों को आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से मदद देकर उनको स्वावलंबी बनाने का बेहतरीन काम भी होगा। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात दुनिया भर में कोविड-19 के हालात की, जहां कोरोना संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। तमाम देश संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान हैं। पूरे विश्व में इस वक्त 1,44,30,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। कुल 6,04,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां संक्रमण के 37,62,000 से भी ज्यादा मामले हैं और वहां पर 1,40,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में दक्षिणी प्रांतों में हाल में संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी दर्ज की गई है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि देश में मास्क पहनना अनिवार्य करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस किस्म का आदेश लोगों की आज़ादी को छीनता है और मास्क से परेशानियां भी होती हैं। अमेरिका के कई प्रांतों में हालांकि बिगड़ते हालातों के मद्देनजर गवर्नर्स मास्क पहनना अनिवार्य करने के पक्ष में है। और कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस को दस्तक दिए तकरीबन 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब भी ये वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जेफरी ओमियमा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नाइजीरिया में अभी तक कोरोना के कुल 36,600 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 789 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के 2 संभावित टीकों के 9 करोड़ डोज के लिए फाइजर इंक और बायोनटेक एलायंस और फ्रांस की कंपनी वॉलनेवा के साथ समझौता किया है। व्यापार मंत्रालय ने समझौते के बारे में बताते हुए कहा कि फाइजर इंक और बायोनटेक अलायंस से 3 करोड़ डोज और फ्रांस की कंपनी के साथ 6 करोड़ डोज का समझौता हुआ है। साथ ही फ्रांस की कंपनी का टीका सुरक्षित होने की स्थिति में ब्रिटेन ने 4 करोड़ डोज और लेने का विकल्प खुला रखा है। समझौते से संबंधित वित्तीय शर्तों की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से टीका बना रही एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भी ब्रिटेन को 10 करोड़ डोज देने का समझौता किया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। एक साक्षात्कार में जॉनसन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर आने पर देश में पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है। लोग अब अपने काम पर वापस आ सकते हैं।
प्रधानमंत्री जॉनसन ने स्थानीय परिषदों को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं ताकि वे अपने क्षेत्रों की स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंधों को लेकर कोई फैसला ले सकें। और ऐसे में जब दुनिया के तमाम देशों में कोरोना संक्रमण की महामारी फैली हुई है, ऐसे में घर की चार दीवारी में बंद बच्चों की शैक्षणिक विकास की रफ्तार को ऑनलाइन क्लासेस से तेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन बच्चों की रचनात्मकता और कभी ना खत्म होने वाले सवालों के जवाबों को ढूंढने की जब भी कोशिश होती है, बच्चे अपने बोरियत भूलकर उस कोशिश में शामिल हो जाते हैं। मैक्सिको के एक कहानीकार पासेबाल गार्सिया भी खुली जगहों पर जाकर बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दे रहे हैं। गार्सिया कहीं भी किसी भी रिहायशी इलाके में पहुंचकर किताब से कहानी पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर अपने घरों की बालकनी से या फिर घरों के दरवाजों से दूर से ही सही नन्हे मुन्ने बच्चे उनके सफर में जुड़ते चले जाते हैं। जाहिर है कि सारा दिन घरों में बच्चों की बेहिसाब ऊर्जा को इस्तेमाल करने की फिक्र में परेशान अभिभावकों के लिए गार्सिया की कोशिश एक खुशनुमा तोहफे से कम नहीं है। क्यूबा के प्रशासन और खासकर चिकित्सा कर्मियों के लिए कल का दिन बेहद खास था। यहां पिछले 4 महीनों में कल पहली बार कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। क्यूबा के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक विशेषज्ञ ने बताया कि पिछले हफ्ते सिर्फ हवाना में ही कुछ नए मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमण के खिलाफ किए गए उपायों के कारगर साबित होने के बाद अब राजधानी में चरणबद्ध तरीके से चीजों को फिर से खोला जा रहा है। यहाँ अब लोग सार्वजनिक और निजी वाहनों में जा सकते हैं, बीच पर घूम सकते हैं और बाहर खाना खा सकते हैं। हालांकि सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है। रुख करते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सीरिया में नई संसद के लिए लोगों ने कल मतदान किया। 250 सदस्यीय पीपल्स असेंबली के लिए लोगों ने कल 7000 से भी ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले। अप्रैल में होने वाले संसदीय चुनाव को कोरोना महामारी के कारण 2 बार टाला गया था। चुनाव में कुल 1600 से भी ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें ज्यादातर प्रमुख कारोबारी थे। कोरोना महामारी के कारण लोगों ने सख्त पाबंदियों के बीच मास्क लगाकर वोट डाले। मार्च 2011 में संघर्ष शुरू होने के बाद से सीरिया में तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति असद की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने 167 सीटों पर चुनाव लड़ा है। चुनाव के परिणाम आज आ जाने की संभावना है। और कोरोना संकट से जूझ रहे यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी राहत पैकेज पर कल लगातार तीसरे दिन बैठक की, लेकिन इसमें भी प्रभावित रहे देशों के लिए राहत पैकेज पर सहमति नहीं बन पाई। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट पर निजी तौर पर दुश्मनी निभाने का आरोप लगाया। उधर ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज ने कहा कि देशों को अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने के उपायों पर बुलाई गई बैठक में नतीजा निकालने में अभी काफी वक्त लगेगा। यूरोपीय देशों के लिए 750 बिलियन यूरो के फंड को लेकर देशों के बीच चर्चा जारी है। नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश इस फंड को खर्च करने की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी चाहते हैं। जर्मनी और फ्रांस की कोशिश है कि इस राशि के जरिए उन देशों की मदद की जाए जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन होप प्रोब आज जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित हुआ। मंगल पर जाने वाले इस मिशन में हालांकि मौसम ने कई बार खलल डाली थी, जिसके कारण कई बार इसके प्रक्षेपण को टालना पड़ा था। अमीरात मार्स मिशन स्पेसक्राफ्ट को जापानी समय के अनुसार सुबह 6:58 पर प्रक्षेपित किया गया। यूएई की स्पेस एजेंसी का कहना है कि होप प्रोब सही तरीके से कार्य कर रहा है और लॉन्चिंग के बाद से संकेत भेज रहा है। होप प्रोब के मंगल की कक्षा में फरवरी 2021 में पहुंच जाने की उम्मीद है। इसके बाद यह एक मंगल वर्ष यानी कि 687 दिनों तक उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा। खास बात यह भी है कि फरवरी 2021 में 7 अमीरातों के मिलकर यूएई बनने की 50वीं सालगिरह भी होगी। और अब खबर खेल के मैदान से। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। बेन स्टोक्स 16 और कप्तान जो रूट 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इस तरह इंग्लैंड ने 219 रन की कुल बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 469 रन पर घोषित की थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी चौथे दिन 287 रन पर ही सिमट गई। हालांकि टीम फॉलो ऑन को टालने में कामयाब रही।
इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3-3 विकेट हासिल किए। खबर फुटबॉल के मैदान से। चेल्सी की टीम एफए कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां टीम का सामना 1 अगस्त को आर्सेनल से होगा। रविवार को वेम्बले में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से ओपनिंग गोल पहले हाफ के अतिरिक्त समय में ओलिवर जिरोड ने किया। दूसरे हाफ के शुरू होते ही मैसन माउंट ने शानदार गोल कर चेल्सी की बढ़त को 2-0 कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं गया और 74वें मिनट में टीम के डिफेंडर हैरी मैग्यूरो के ओन गोल ने चेल्सी की बढ़त को 3-0 कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 85वें मिनट में पेनाल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चेल्सी ने मुकाबले को 3-1 से जीतकर 14वीं बार एफए कप के फाइनल में जगह बना ली। फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने रविवार को बुडापेस्ट के सर्किट पर 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जीतकर माइकल शूमाकर का किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। शूमाकर ने फ्रांसीसी ग्रां प्री 8 बार जीती थी। हैमिल्टन की पोल पोजीशन से दर्ज की गई जीत आसान रही, क्योंकि दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टैपेन उनसे 9 सेकंड पीछे रहे। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन की फार्मूला 1 में ये 86वीं जीत है और अब वो जर्मनी के महान ड्राइवर शूमाकर के 91 जीत के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 जीत ही दूर रह गए हैं। हैमिल्टन ने पहली बार 2007 में यहां जीत दर्ज की थी। मर्सिडीज के साथ अपनी पहली जीत भी उन्होंने 2013 में हंगरी में हासिल की थी। वर्स्टैपेन ने भी शानदार प्रदर्शन किया तथा हैमिल्टन के मर्सिडीज के साथ वल्टारी बोटास को तीसरे स्थान पर कर दिया। बोटास ने दूसरे स्थान से शुरुआत की थी। और अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित कोविड केयर सेंटर में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों ने एक गाने पर वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान सभी मरीज सामाजिक दूरी का पालन हालांकि करते हुए दूर दूर नजर आए। इस तरह कोरोना मरीज एक तरह से अपने को फिट रखने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने तनाव को भी कम कर रहे हैं। तो संगीत और नृत्य के जरिए कोरोना को मात। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।